हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आई गेट भिलाई में। मैं हूं राकेश सलरेजा, आपका एप्टीट्यूड मेंटर। बेसिकली आज मैंने आपके लिए क्या किया, इस वाले सेशन में मैंने डीआई वाला जो सेशन है उसे कवर अप करने की कोशिश की है। मैंने इसके पहले जो वीडियो कवर अप करवाया था उसमें मैंने बताया था, वीडियो का जो टाइटल था हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन गेट एप्टीट्यूड, मैंने उसमें बताया था कि आपको डीआई वाले सेशन पर एफर्ट देना ज़रूरी है, बिकॉज गेट एग्जाम में डीआई पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं और डीआई में स्कोरिंग टॉपिक होता है, मतलब उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, गेट में ना प्रीवियस ईयर में जो डीआई पर जो क्वेश्चन पूछे गए उनको मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। तो इस वाले सेशन में अगर आप मेरे साथ एंड तक बने रहते हो ना, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि गेट में डीआई जो है किस लेवल पर क्वेश्चन पूछता है। जो गेट एग्जाम है डीआई पर हमसे किस लेवल पर क्वेश्चन पूछता है, आपको इसका आइडिया लग जाएगा। और दूसरी बात कि मैं बहुत इत्मीनान से वो सारा क्वेश्चन ना सॉल्व करके आपको बताऊंगा। एक एक छोटी छोटी चीज़ आपसे मैं बोर्ड पर यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, जैसे मान लिया थोड़ा बहुत डीआई में डाउट वगैरह भी होगा ना आपको, तो अगर आप मेरे साथ अभी पढ़ाई करोगे ना, ये वीडियो में अगर मेरे साथ एंड तक बने रहोगे ना, तो वो इंटेलिजेंस भी बिल्डअप हो जाएगा डीआई को ट्रीट कैसे करना होता है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग ना डेटा इंटरप्रिटेशन पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज का मेरा फुल क्लास का कंटेंट होगा। और उसमें भी सीधा वही बताऊंगा जो गेट एग्जाम में पूछा गया इसके पहले। तो आपको यहाँ स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये गेट CS 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो भाई चलो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक क्वेश्चन को ना बहुत इत्मीनान से एक एक छोटी छोटी चीज़ों को इस पर फोकस करके सुनने वाले हैं। मैं क्वेश्चन को आपके लिए ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, आप मुझे इत्मीनान से सुनेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉलेज में 2012 ईयर में डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उसका उन्होंने ब्रेकेज दिया हुआ है, लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर द ईयर 2012। ठीक है भाई, एकदम सही बात है। वो दिखाई दे रहा है कंप्यूटर साइंस में 20% स्टूडेंट्स है टोटल का, सिविल में 30% स्टूडेंट्स है टोटल का, मैकेनिकल में 10 और इलेक्ट्रिकल में 20% स्टूडेंट्स है टोटल का। ठीक है, वो आपको बता रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट में, यहाँ पे लिखो ना ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो है 5:4। तो हर एक डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल का रेशियो मुझे 5:4, ये भी डेटा गिवन है। तो जो जो गिवन है उसको समझते जाओ। फिर कह रहा है देयर आर 40 मेल्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसकी बात चल रही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरे को बता दिया 40 मेल्स है, ठीक है भाई, पहली बात ही समझ में आ गई। बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल्स स्टूडेंट्स इन द सिविल डिपार्टमेंट एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो अगर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल में 40 लड़के थे, मतलब मेल थे, तो फिर आप क्या कीजिए, आप सिविल, ये रहा सिविल, और मैकेनिकल में दोनों का फीमेल का डिफरेंस बता दीजिए। ये है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन। अब आपको ना इत्मीनान से पहले क्वेश्चन समझना, उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन समझ में आएगा। अगर आप क्वेश्चन पर ही फोकस नहीं करेंगे, अगर आप क्वेश्चन को ही नहीं समझेंगे, तो फिर जब मैं सॉल्व करूँ तो मुश्किल होगी बहुत आपको। अब समझो मुझे क्या गिवन है, मुझे मेल रेशियो फीमेल गिवन है। कितना गिवन है भाई, दिस इज 5:4, ये मुझे गिवन है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है कि 40 मेल्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो निकाल लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मुझे गिवन है विच इज 20%। तो यहाँ पर आ जाएगा 20% ऑफ टोटल, ठीक है। मैं मान लेता हूँ लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग कॉलेज इज इक्वल टू x, ठीक है। मैंने मान लिया है कि पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में टोटल x स्टूडेंट्स हैं, मन से मान रहा हूँ। और मैं एक लाइन लिख लिख के बता रहा हूँ, पेपर में इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ सको इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली हो जाएगा 20% ऑफ x, ठीक है। अब अगर मुझे जानना है नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने बच्चे होंगे उनमें से मुझे मेल जानना है। तो मुझे पता है कि मेल और फीमेल का जो ब्रेकेज है 5:4 में, तो आपको शायद पता होगा, आप इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको मेल का डेटा जानना हो, तो यू मे राइट 5/5 + 4 ऑफ टोटल। अब टोटल किसका, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जितने बच्चे होंगे उनका, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बच्चे कितने हैं, विच इज 20% ऑफ x। तो यहाँ पर आ जाएगा 20% ऑफ x। देखो समझे बात को। और ये वाली चीज़ ना जो मैंने यहाँ पर रेशियो को ब्रेक किया, अपने स्कूल टाइम में सीख रखा हुआ, नहीं भी सीखा हो तो लो, मैंने भी बता दिया कैसे ब्रेक करते हैं। अब इत्मीनान से देख लो, ठीक है। आगे सुनते हैं। फिर मैं जैसे इसको सॉल्व करता हूँ, जैसे सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा 5/9 इंटू
20% इज 1/5, क्योंकि परसेंटेज टूटेगा तो डिवाइड बाय 100 आएगा, 20 और 100 कैंसिल हो तो 1/5 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x/9। ठीक है, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो x/9 है, ये मेरे हिसाब से। क्वेश्चन में मुझे गिवन है, क्वेश्चन में मुझे गिवन है कितने हैं भाई, क्वेश्चन में मुझे गिवन है 40 है, तो इसको मैं इक्विवेलेंट टू 40 कर सकता हूँ क्या, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था। तो जैसे ही मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 40 × 9 विच इज 360, तो ये 360 स्टूडेंट्स हो गए। ये आ गई x की वैल्यू। x था क्या कि भाई पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में टोटल 360 बच्चे हैं, ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है डिफरेंस। ठीक है भाई, आपको मैं डिफरेंस निकाल के दूंगा अभी हम आपको डिफरेंस निकाल के देते हैं। ठीक है, डिफरेंस किसका इसका पूछा वो भी देख लो। डिफरेंस पूछा है सिविल का और मैकेनिकल का, तो सिविल और मैकेनिकल का मैं डिफरेंस निकालने वाला हूँ। सिविल का डिफरेंस कितना है 30%, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 30%, माइनस मैकेनिकल का डिफरेंस कितना है भाई, मैकेनिकल का डेटा कितना है 10%, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10%, और क्योंकि मेरे को डिफरेंस निकालना था इसलिए मैंने कर दिया माइनस। पता चला आपको, तो मेरे को सिविल और मैकेनिकल का डिफरेंस निकालना था, दैट इज मैंने माइनस किया हुआ। अब इस वाली बात को समझो, ये 30% है लेकिन किसका होगा, टोटल का होगा ना, तो ऑफ टोटल। टोटल क्या सर, टोटल जितने भी कॉलेज में, टोटल कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स होंगे उसका, तो टोटल मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है, टोटल मेरे पास स्टूडेंट्स हैं 360, तो यहाँ पर लग जाएगा मेरे पास विच इज 360। अब बात को समझो आप, क्वेश्चन में ना उसने आपसे ना स्टूडेंट्स का डिफरेंस नहीं पूछा, ये आपको स्टूडेंट्स का डिफरेंस देगा। उसने किसका डिफरेंस पूछा है, फीमेल का डिफरेंस पूछा है, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उसमें मुझको फीमेल वाला डेटा चाहिए। तो फीमेल वाला डेटा आप कैसे निकालते हो, ये आपको रेशियो गिवन है। जैसे मेल के लिए अपन ने 5/5+4 किया था, वैसे फीमेल के लिए हम लोग करेंगे 4/5+4, और ये जो भी डेटा निकल कर आएगा ये आपको देगा डिफरेंस। पता चला कैसे डील किया मैंने। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू 30 - 20 अगेन 30 - 10 अगेन 20% आएगा। अब 20% को मैं जैसे ही सॉल्व करता हूँ तो फिर से 1/5 हो जाएगा। तो थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन मैंने स्किप करो, उसको माइंड नहीं करना अपने को। और यहाँ पर 360 लिखा ही हुआ है। कंफर्टेबल हो इसमें? एग्री करते हैं? पता चला कैसे डील हुई है? ठीक। अब जैसे इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो क्या होगा, ये जाएगा 40 टाइम्स में और ये जाएगा 8 टाइम्स में, तो 8 4 जो आ जाएगा 32। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 32। देखो जरा इत्मीनान से देखो, आप अगर थोड़ा सा नोटिस करोगे ना तो इसमें इंटेलिजेंस कहीं नहीं लगा। मैंने आपको बताया था कि डीए के क्वेश्चंस में इंटेलिजेंस नहीं लगता है, हार्डली लगता है। अगर लगता है तो लगती है कैलकुलेशन, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन रहेगा। और इतनी भी कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी जो हम नहीं कर सकते। आप इत्मीनान से देख लीजिए, ये CS ब्रांच में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था जो मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। थोड़ा सा इससे आइडिया लगेगा कि डीआई कैसे सॉल्व करते हैं और गेट एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुलाकात करते हैं फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। चलो बच्चों लोग, अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन इत्मीनान से, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखता है, परेशान नहीं होना है। मैंने क्या बताया, या तो फिजिकल एफर्ट लगेगा तो मेंटल एफर्ट लगेगा। अगर फिजिकल एफर्ट लग रहा है मतलब इंटेलिजेंस बहुत कम लगने वाला है। तो इत्मीनान से बस क्वेश्चन को समझो कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, इतना ही काम है तुम्हारा। बस क्या दिया है, मुझे गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास हु हैव आंसर्ड करेक्टली, रॉन्गली एंड नॉट अटेम्प्टेड ईच क्वेश्चन इन एन एग्जाम। उसको एक टेबल में उन्होंने लिस्ट कर दिया है। ये एक टेबल उन्हें बना के दिया है। एक एग्जाम चल रहा था जिसमें क्वेश्चन नंबर था 1 2 3 4 5, और इन क्वेश्चन नंबर के लिए पर्टिकुलर मार्क्स थे 2 3 1 2 5, ये मार्क्स हैं, लिखा हुआ साफ साफ। उन्होंने बताया कि उस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 को 21 बच्चों ने सही आंसर किया है, मार्क्ड करेक्टली, और उसी क्वेश्चन को उस क्लास के 17 बच्चों ने रॉन्ग आंसर किया है, और उसी क्वेश्चन को उस क्लास के 6 बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के लिए गिवन है, 3 के लिए गिवन है, 4 के लिए गिवन है एंड 5 के लिए गिवन है। इतनी वाली बात समझ में आ रही? आगे सुनते हैं। कहते हैं वो द नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर ऑल्सो लिस्टेड। ठीक है भाई, नंबर ऑफ मार्क्स भी दे दिया उसने, बढ़िया। देयर इज नो नेगेटिव और पार्शियल मार्किंग, और ये भी बता दिया कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एकदम फोड़ दो जाके, एकदम जितना मन करे उतना अंगार बरसाओ, जहां मन करे वहां जय माता दी लेट्स रॉक करके तुक्का चलाओ, बोल दिया उसने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई,
अब पूछ क्या रहा है समझो, ये तो समझ में आ गया क्या गिवन है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द क्लास इन एन एग्जामिनेशन। आपसे वो पूछ रहा है एवरेज। एवरेज होता है क्या, पहले आप एवरेज का फंडा देख लो। एवरेज दरअसल होता है एवरेज होता है आपके पास सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो मुझे ये वाली चीज को यूज करना है। और क्योंकि ना मेरे से वो एवरेज किस चीज का पूछ रहा है, जरा इत्मीनान से देखो भाई, मेरे से वो एवरेज पूछ रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द क्लास इन एन एग्जामिनेशन। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द क्लास, इस वाली बात का वो एवरेज पूछ रहा है। तो मेरे को बताना है आपको एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है भाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी क्लास में बच्चों को मार्क्स मिले होंगे ना उसका सम करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि जितने बच्चे होंगे उनसे उसको डिवाइड करना पड़ेगा। गॉट इट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स किस चीज को सिग्निफाई कर रहा होगा, नंबर ऑफ टर्म्स बेसिकली सिग्निफाई कर रहा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। नंबर ऑफ टर्म्स मुझे बता रहा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कैसे पता चलेगा, मेरे को पता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को इतने बच्चों ने आंसर किया, इतने ने आंसर नहीं किया और इतने ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तीनों पॉसिबिलिटी तो गिवन है ना भाई। 21 बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, 17 बच्चे मतलब सही अटेम्प्ट करते हैं, 17 बच्चे गलत अटेम्प्ट करते हैं और 6 बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करते। अगर तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट थे। तो जैसे मैं इनको जोड़ने निकलता हूँ, इनको ऐड करने निकलता हूँ, तो सम मिलता है 44। तो मेरे को ये 44 क्या पता चल रहा है, मेरे को 44 पता चल रहा है उस क्लास में पर्टिकुलर कितने स्टूडेंट्स हैं। आप इसमें से किसी भी रो को ऐड करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं और हर बार आंसर 44 ही निकल कर आएगा। मैं इस वाले ही कॉलम को बस ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मेरा ख्याल आप समझ पा रहे होंगे क्यों, क्योंकि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। 21 ने अटेम्प्ट सही अटेम्प्ट किया, 17 ने गलत अटेम्प्ट किया और 6 ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तीनों को जोड़ दिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल गए। बढ़िया भाई, एकदम सही चीज़ की हमने। ठीक है, तो मुझे ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल गए, वो है 44। इतनी बात समझ आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ना सम चाहिए, मुझे सम चाहिए। किस बात का आपको सम चाहिए, जिस बात का एवरेज पूछा होगा। किस बात का एवरेज पूछा, मार्क्स ऑब्टेन्ड का एवरेज पूछा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय क्लास। ठीक है, तो पूरी क्लास को उस एग्जाम में कितने मार्क्स मिले हैं वो मैं अभी निकालने वाला हूँ। कैसे निकालेंगे भाई, 2 नंबर के क्वेश्चन को 21 बच्चों ने सही अटेम्प्ट किया है, मतलब क्लास को कितने नंबर मिल गए होंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन को 21 बच्चों ने अटेम्प्ट किया, मतलब नंबर मिले होंगे 42। एग्री करते हो आप। फिर से देखो जरा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन को 15 बच्चों ने सही अटेम्प्ट किया है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन को 15 बच्चे अगर सही अटेम्प्ट करते हैं तो मार्क्स मिलता है 45, पता चला है। और 11 मार्क्स के क्वेश्चन को, 1 मार्क्स के क्वेश्चन को 11 बच्चों ने सही अटेम्प्ट किया है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे 33। एग्री। 2 के लिए 23, 2 के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन को 23 बच्चों ने सही अटेम्प्ट किया, तो ये हो जाएगा 46। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को 31 बच्चों ने करेक्ट अटेम्प्ट किया है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे विच इज 15 एंड 5, 155। ये ठीक है। और क्योंकि सम निकाला था इसीलिए पकड़ के सबको जोड़ देता हूँ, और जैसे ही मैंने सबको ऐड किया तो इसका सम मुझे मिलता है विच इज 299। तो मुझे क्या पता चल गया, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द क्लास का जो सम है, टोटल सम जो है वो है 299। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, 44। अब अगर मुझे एवरेज आपको निकाल कर देना होगा तो आप खुद बताओ मैं क्या करूँगा। अगर मुझे एवरेज निकाल कर देना होगा, एवरेज किस चीज़ का निकालने वाले सर आप, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द क्लास। तो सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द क्लास, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द क्लास कितना आता है भाई, 299 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आते हैं भाई आपके पास, 44। देखो जरा इत्मीनान से, एग्री करते हैं इस वाली बात को लेकर अपन। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता तो मुझे बोलता है 6.795, 6.795 इसका एवरेज है और यही इसका राइट आंसर भी है। देखिए इत्मीनान से, कहीं कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। आइडिया एक्सेप्टेड, एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें तो ज़्यादा डेटा भी कैलकुलेट करने को नहीं था। गेट CS 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये जो DI का जो सेशन चल रहा है आपके लिए, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आपसे भी डिस्कस करने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 के एक बार सेशन को इत्मीनान से एक बार सुन लेते हैं उससे क्या कहता है। अगेन डेटा बहुत सारा दिखाई दे रहा है, परेशान बिल्कुल नहीं होना यार, DI है तो डेटा तो दिखेगा ही दिखेगा ना। तो ज़रा इत्मीनान से एक बार देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ शेविंग कंपनी सेल्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजर्स, एलिगेंस, स्मूथ, सॉफ्ट एंड एग्जीक्यूटिव। एलिगेंस सेल्स एट ₹48, स्मूथ 63, सॉफ्ट 78, executive 173. The table below shows the number of razors, each razor sold in each quarter of the year. तो मैं क्या समझा इसको पढ़ने के बाद, इसमें ना हर एक टाइप के रेजर का ना मेरे को प्राइस गिवन कर दिया है। देखो 48 है, 63 है, 78 है, 173 है ना। और वो बोल रहा है कि जो इन्होंने जो बेचा है ना, जो इन्होंने जो सोल्ड किया है ना, जो इन्होंने सोल्ड किया है उसका भी हम लोग को डेटा क्वार्टरली बनाकर दे दिया है। ठीक है भाई, तो साल भर में इन्होंने इतना सेल किया होगा तो 4 क्वार्टर होते हैं, तो चारों का उन्होंने आपको डेटा बनाकर दे दिया है। उदाहरण के लिए अगर आप मेरे से पूछोगे तो एलिगेंस का इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में 27,300 पीसेस सोल्ड किए थे, बेचे थे। वैसे ही स्मूथ का 20,009 बेचे थे, सॉफ्ट का 17,602 बेचे थे। ये है पॉइंट। इतने बात समझ आ गई, पता चला। अब फिर क्या बोलता है, बोलता है विच प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट्स द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन टू द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन दैट ईयर। तो बोल रहा है कि ना कौन सा वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको ना ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन देगा, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन देगा टू द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो आपने बेचा तो उसके बदले में जो पैसा मिला, उस पैसे का ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा वाला आपको प्रोडक्ट देने वाला है उस कंपनी को, ये आपसे पूछ रहा है। और ये आपके लिए पास ऑप्शन लिखे हुए हैं चारों, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अभी ना कैलकुलेट जो क्वेश्चन है वो सुपर कैलकुलेटिव है, मतलब थोड़ा मोड़ा कैलकुलेटिव नहीं है, सुपर कैलकुलेटिव है। तो अगर मैं इस वीडियो में बैठकर अगर कैलसी पढ़े कैलकुलेट करने लगूंगा ना तो बहुत सारा टाइम खर्च होगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, कैलकुलेट करके ना पूरा प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ पर सॉल्यूशन बना दिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। कैलकुलेट इस वाले वीडियो में मैं नहीं कर रहा हूँ। आपके पास क्या वहाँ पर वर्चुअल कैलसी रहता है, तो ये कैलकुलेशन में आपको वहाँ पर मेहनत नहीं लगेगी, आगे बात पकड़ में। लेकिन वीडियो में करूँगा तो लेंथी हो जाएगा, दैट इज मैंने यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाया। तो एक बार जरा इतना से सुन लो। तो मैंने रेवेन्यू निकालने वाला हूँ, रेवेन्यू। ठीक है, जैसे एलिगेंस का आप लोग निकालते हैं तो ये लिखा हुआ है, मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले क्वार्टर में 27,300, तो ये लिखा मैंने 27,300। फिर है 25,222, ये लिखा मैंने 25,222। फिर है 28,976, ये रहा 28,976। और फिर है 21,012, ये रहा 21,002। तो सबको जोड़ दूंगा तो ईयर का पता चल जाएगा ना। तो साल भर में सभी का एडिशन करूंगा तो इतने प्रोडक्ट बिके होंगे, वो आप कैलसी से कर लोगे, वहाँ पे वर्चुअल कैलसी आपको गिवन होता है। और हर एक प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था, ये रहा 48 रुपये भी था, तो यहाँ पे मैंने इंटू 48 कर दिया। भाई जितने प्रोडक्ट बिकेंगे इंटू जो भी इसका पर प्राइस होगा, पर प्रोडक्ट प्राइस होगा, उसे इंटू करूंगा तो टोटल रुपीस पता चल जाएगा ना। तो मुझे ना एलिगेंस में कितने रुपए कंपनी ने कमाए ये पता चल गया। वैसे ही फिर मैंने स्मूथ का किया, ये लिखा हुआ इसका पूरा डेटा। फिर वैसे ही मैंने सॉफ्ट का किया, ये लिखा हुआ मेरे पास पूरा डेटा। मैंने एग्जीक्यूटिव का किया, ये लिखा हुआ पूरा डेटा। और सभी से ना जितना जितना मेरे को रेवेन्यू पता चला, मतलब जितना कंपनी को रेवेन्यू मिला, सभी का मैंने डेटा अलग अलग मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। कैलसी से सॉल्व करना कोई बड़ी चीज़ नहीं, बहुत आराम से ये हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत आराम से हो सकता है। ठीक है, अब जैसे अगर आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो अगर आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है तो आप कैसे निकालोगे भाई, पर प्रोडक्ट से जितना भी रुपए कमाए होंगे उन सभी को अगर जोड़ दूंगा तो टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगा ना। तो ये डेटा कहाँ से आया, कुछ नहीं किया मैंने, इन सभी को पकड़ के जोड़ा है, तो मेरे को यहाँ पे टोटल रेवेन्यू पता चलेगा कंपनी ने साल भर में टोटल कितने रुपए कमाए, तो टोटल इतने रुपए कमाए। ठीक है, अब बात को समझो। उसने पूछा था आपसे फ्रैक्शन में, ये वाली बात कही थी, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। उसने पूछा था किस में आपको ज्यादा बड़ा फ्रैक्शन मिलता है, तो फ्रैक्शन कैसे पता चलता है भाई, फ्रैक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ फॉर एलिगेंस। तो एलिगेंस में कितने रुपए थे, 4920480, ये लिखा मैंने। टोटल कितना था, 223990,837 मिला, और दोनों को जैसे डिवाइड कर दो फ्रैक्शन पता चल गया। ये भी कैलसी से बहुत आराम से हो सकता है, वो खुद से नहीं कर रहे, कैलसी करेगा आपके लिए। ठीक है, और जो प्रोसेस यहाँ पर फ्रैक्शन निकालने के लिए किया मैंने, वही मैं स्मूथ निकालने के लिए करूंगा। बस यहाँ पर स्मूथ का डेटा लिखूंगा, लेकिन डिवाइड तो टोटल से ही करूंगा, तो मेरे को स्मूथ का पता चल जाएगा, वैसे मेरे को सॉफ्ट का पता चल जाएगा, और वैसे मुझे एग्जीक्यूटिव का भी पता चल जाएगा। तो उसने क्या पूछा है, ये 4 फ्रैक्शन मिल गए ना, चारों के, ये 4 फ्रैक्शन मिल गए चारों के, तो बोल रहे कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, तो आप खुद देख के एनालिसिस कर सकते हो। इसका 0.21 है, इसका 0.22 है, इसका 0.2 है, इसका 0.3 है, तो कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है मेरे को, 0.3 का दिखाई दे रहा है। किसका दिखाई दे रहा है, एग्जीक्यूटिव का।
तो देख लो भाई कहाँ पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव, ये लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव लिखा ऑप्शन बी में, इसलिए इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी। पता चला? तो सिर्फ कैलकुलेशन थी इसमें, आप खुद महसूस करो, दिमाग कहीं नहीं लगा मुझसे, मैंने कहीं दिमाग लगाया नहीं, सिर्फ कैलकुलेट किया है। और ये कैलकुलेट भी मेरे को बैठ के नहीं करना है, कैलसी देंगे वो वहां पर, आपको से कैलसी से कैलकुलेट करना है। यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग? आइडिया एक्सेप्ट हो गया, सारा का सारा डेटा समझ में आ गया? देख लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछना। मिलते हैं क्वेश्चन 4 पर। चलिए बच्चों लोग, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। डीआई का क्वेश्चन नंबर 4 था ये, गेट सीएससी 2020 का क्वेश्चन था ये। तो एक बार ज़रा इत्मीनान से इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे डील होगा। देखो, सीएससी ब्रांच में 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मुझे क्या कहता है वो, क्वेश्चन के डेटा को समझना इंपॉर्टेंट है, यही बस एक काम है आपके पास। आप देखो, इंटेलिजेंस नहीं लगने वाला है, डेटा ही बस यूज़ होने वाला है। तो डेटा पता भी तो हो कि क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है। द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 14 to 18 इज शोन इन द बार ग्राफ। ये बार ग्राफ बना हुआ है आपके लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, सुंदर बना है बहुत। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन ईच ईयर इज 500 मिलियन रुपीज़, तो हर साल 500 मिलियन जो है एक्सपेंड कर रही है, वो खर्चा कर रही है। तो इस वाली बात को दरअसल समझना कि ना, जब भी कंपनी वगैरह की बात आती है ना, तो वो टर्म यूज़ करते हैं एक्सपेंडिचर। दरअसल कंपनी ने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्च किया वो कंपनी का एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो इस वाली बात को समझो, कंपनी का एक्सपेंडिचर, कई बच्चे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं। कंपनी का एक्सपेंडिचर कुछ और नहीं है, उस प्रोडक्ट पर लगा हुआ कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट प्राइस ही होगा। अरे बात समझ में? तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, बॉटम लाइन इतनी है। और मुझे गिवन है 500 मिलियन रुपीज़, तो बस मैं 500 लिख रहा हूँ, डेटा बेटा बाद में एडजस्ट करते रहेंगे, मतलब उसका डायमेंशन बाद में एडजस्ट करते रहेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, देन द एग्रीगेट प्रॉफिट और लॉस इन परसेंटेज, मतलब मुझे प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द 2014 एंड 18 ईयर्स। तो बोल रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर 2014 से लेकर 18 तक कंपनी ने जितना भी किया, उस पर कंपनी को क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ, वो परसेंटेज में आप बता दो। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये आपको डेटा गिवन कर दिया, तो हमें साफ साफ लिखा हुआ है रेवेन्यू। अब कंपनी के टर्म्स में रेवेन्यू क्या होता है, कंपनी के टर्म्स में रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू वही होगा ना जो उसने कमाया होगा, कमाया वही होगा जो उसने बेचा होगा। तो इस वाली बात को समझो, जैसे एक्सपेंडिचर कॉस्ट प्राइस होता है, वैसे ही रेवेन्यू सेलिंग प्राइस होता है, कुछ और नहीं होता है। तो आपको ना यहाँ पर सेलिंग प्राइस गिवन है, बात आ रही पकड़ में? जैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, 2014 में कंपनी ने 500 मिलियन जो है कुछ रेवेन्यू जनरेट किया था, ठीक है। 2015 में 700, 2016 में फिर 900, अगेन 600, और फिर ये ना थोड़ा सा अगर आपको ऊपर नीचे स्लाइटली दिख रहा होगा तो टेक्निकल इशू है, बाकी जैसे आप एग्जाम में होंगे तो आपको एकदम टू द पॉइंट वो दिखाई देता है, तो उसके लिए आपको माइंड नहीं करना है, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इत्मीनान से इसको सॉल्व करके देता हूँ, जरा इत्मीनान से देखते जाइएगा। मुझे क्या जानना है, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज जानना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज होता क्या, पहले आप ये जान लो, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज होता क्या है? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता क्या है? वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 देन यूज परसेंटेज। ये वाला फंडा होता है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज का, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए, कभी देते हैं कभी नहीं भी देते हैं। तो मेरे पास ना कॉस्ट प्राइस तो क्वेश्चन में गिवन था 500 मिलियन रुपीज, लेकिन इस वाली बात को समझो, ये क्या लिखा हुआ है, ईच ईयर लिखा हुआ है। एक साल में 500 मिलियन वो एक्सपेंड करती है। कितने साल हो गए? 1 2 3 4 5 साल। तो 5 साल में उन्होंने एक्सपेंड किया होगा 2500 मिलियन रुपीज। ये वाली बात आप एग्री करते हो? ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ना इसका ना रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू चाहिए मतलब कि मुझे इसका चाहिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अपन कैसे निकालने वाले, ये डेटा जो मुझे गिवन है वो मैं सारा का सारा अभी यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले पर है मेरे पास 500, फिर दूसरे पर आपको दिखाई देगा 700, फिर आपको दिखाई देगा 800 2016 के लिए, एग्री। फिर 2017 के लिए आपको दिखाई देगा विच इज अगेन 600, और 2018 के लिए आपको दिखाई दे रहा है विच इज 400। पॉइंट है समझ में? तो हम लोग क्या करने वाले, बस यहाँ पर डेटा को लिखने वाला हूँ। दिस इज 500 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 600 प्लस 400, और अब इन सबको ऐड करना है बस मुझे, और कोई मेरे पास विशेष काम नहीं है। ये भी आप कैलसी से बहुत आराम से कर सकते हो। सर जैसे ऐड करोगे आप इसको तो आपको पता चलेगा, इसका जो सम आएगा विच इज 3000। पॉइंट है क्या समझ में? तो आपके पास कॉस्ट प्राइस है 2500 और सेलिंग प्राइस है 3000।
तो 2500 कंपनी ने लगाया और 3000 कंपनी ने कमाया, मतलब बात को समझो भाई, 2500 लगाकर अगर वो 3000 कमाए तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 2500 लगाया और 3000 कमाया तो प्रॉफिट हो गया 500 रुपए का, 500 मिलियन रुपीस। और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, दैट इज वाई डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100 देन यूज परसेंटेज। और जैसे इसको कैलकुलेट करते हो, जरा बात को समझना, तो जैसे मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये जैसे कैंसिल होगा तो ये जाएगा उससे 5 टाइम्स में, और जैसे इसको कैंसिल आउट करूंगा तो जाएगा 20 टाइम्स में, तो यहाँ पर आएगा 20%। लेकिन ये तो प्रॉफिट या लॉस का फंडा था ना, मेरे को कैसे पता चला कि ये प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? ऑप्शन में यहाँ पर 20% प्रॉफिट भी लिखा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन था 20% लॉस। तो क्योंकि जैसे ही मैंने 3000 माइनस 2500 किया था, मेरे को वो प्लस वाला साइन मिला था, इसको सॉल्व करूंगा तो प्लस वाला साइन आएगा ना, तो जैसे मैंने इसको सॉल्व किया मेरे को प्लस वाला साइन मिला, दैट इज आई कैन से जो हो रहा है ना वो बेसिकली प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्लस में आ रहा है। और अगर वही माइनस में आता तो लॉस हो रहा होता, और क्या। ये है गेट सीएससी 2020 का क्वेश्चन, जरा इत्मीनान से देखो, 2020 में वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे सारे क्वेश्चन हम लोग अपने रेगुलर क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। आई होप आप बच्चों को आइडिया मिल रहा होगा कि गेट एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक हम लोग? तो रेगुलर क्लास के कंटेंट पर भी अगर थोड़ा बहुत फोकस बना के रखोगे ना तो गेट एग्जाम में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। बस आपको जाना है, जो आपने सीखा है जाकर उसको अप्लाई करना है। आप देखना गेट एग्जाम में क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेंगे, प्रॉमिस है हमारा आपसे। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलो शुरू करते हैं। ये 5th क्वेश्चन है वाला इस वाले वीडियो लेक्चर का। इसमें मैंने डीए के क्वेश्चन कवर किया हुआ है, इत्मीनान से देख लो। ये वाला क्वेश्चन गेट के सीएससी के 2021 में पूछा गया था, तो दरअसल इस वाले क्वेश्चन को एक बार इत्मीनान से देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन पे क्या कहता है, फिर से भाई डेटा समझना पड़ेगा तब आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 2 आइटम है, एक का नाम पी है, दूसरे का नाम क्यू है, ठीक है भाई। पी का कॉस्ट मेरे को पता है, लेकिन पी का प्रॉफिट परसेंटेज मेरे को नहीं पता है। मार्क्ड प्राइस पता है, क्यू का भी मार्क्ड प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, लेकिन कॉस्ट मेरे को नहीं पता। तो ऐसा होता है कभी कभी ना, कुछ डेटा ना वो ब्लैंक कर देते हैं और वो चाहते हैं कि अपना इंटेलिजेंस उसको निकालो, उसको फाइंड आउट करो, तो करते हैं ना भाई, हम खड़े हैं यहाँ पे। चलो देखो क्या कहता है वो। डिटेल्स ऑफ द प्राइस ऑफ 2 आइटम्स पी एंड क्यू आर प्रेजेंटेड इन द अबव टेबल, ठीक है, हमने देख लिया। द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ आइटम पी टू द कॉस्ट ऑफ आइटम क्यू इज इक्वल टू 3:4। मतलब मेरे को ना कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता चल गया, मेरे को कॉस्ट प्राइस ऑफ पी रेशियो क्यू क्वेश्चन में गिवन है 3:4 गिवन है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहते हैं डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस। ये सब बकवास लिखा हुआ है, ये आपको ना फंडा पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जो उसने लिख के दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वो फंडा है, इसलिए जो डिस्काउंट होता है ना उसने लिख के दिया, डिस्काउंट लिख के दिया कि भाई मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होना चाहिए। अभी तो आपको बात पता होनी चाहिए ना भाई ऑलरेडी, ये उसके क्वेश्चन में देने वाली चीज़ ही नहीं थी। तो सुनते हैं, मैंने क्या बताया कि ना आपको पता होनी चाहिए कि जो डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है। कैसे पता होना चाहिए? जनरल सेंस में ही पता होना चाहिए। जैसे मान लिया किसी प्रोडक्ट पर जो है 30 रुपये मार्क प्राइस प्रिंटेड है, किसी प्रोडक्ट पर ना 30 रुपये छपा हुआ है। अब शॉपकीपर आपको बोलता है कि आपको 5 रुपये डिस्काउंट दे दूंगा, तो आपको कितने में मिल जाएगा प्रोडक्ट? 25 रुपये मिल जाएगा। 30 रुपये छपा हुआ था, 5 को उन्होंने डिस्काउंट दे दिया तो प्रोडक्ट आपको 25 रुपये मिल गया। तो 25 रुपये शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? सेलिंग प्राइस है। मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हुआ? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये आपको जनरल सेंस वाली बात है, आपको पता होना चाहिए। तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट को मैं लिख रहा हूँ, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब मैंने शिफ्ट करा दिया था उधर। अब ये बात डायरेक्ट लिखी भी हुई है, परेशान वाली कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद उसने क्या गिवन किया? प्रॉफिट परसेंटेज का फंडा गिवन कर दिया। तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताया था ये प्रॉफिट परसेंटेज का फंडा होता है, तो उन्होंने इस बार गिवन भी कर दिया। तो देखो डीआई में इतना सारा जो डेटा लिखा हुआ है ना, उसमें ना एक आधी लाइन बस काम की, बाकी पूरा बकवास लिखा हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि वो फंडे तो आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए ना, वो लिख के दे रहा है आपकी हेल्प करने के लिए। नहीं चाहिए ना भाई हमको ये हेल्प, मत लिख के दो इतना सारा, जरूरत नहीं है, हमें पता है। फिर क्या कह रहा है? द डिस्काउंट ऑन आइटम क्यू एज परसेंटेज ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस इज। अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है ये जान लो आप, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट, तो साफ साफ लिख दिया एज परसेंटेज ऑन इट्स मार्क प्राइस। तो ये हो गया मार्क प्राइस इंटू 100 देन यूज परसेंटेज, ये होता है डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। लेकिन क्लियरली पूछा है क्वेश्चन में किसका चाहिए, उसको क्यू का चाहिए। तो डिस्काउंट परसेंटेज ऑन क्यू शुड बी डिस्काउंट ऑन क्यू एंड मार्क प्राइस ऑन क्यू, मतलब सब कुछ मेरे को क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यू पर ना आपको डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट कैसे निकलता है? यहाँ पे गिवन है, देखो जरा,
डिस्काउंट निकलता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करने से। मतलब आपको अगर डिस्काउंट ऑन क्यू चाहिए तो आपको क्यू का मार्क प्राइस पता हो और क्यू का सेलिंग प्राइस पता हो। तो मेरे को क्यू का मार्क प्राइस तो टेबल में ही गिवन था, मैं इसको लिखूंगा डिस्काउंट परसेंटेज ऑन क्यू इज इक्वल टू, डिस्काउंट क्या होता है भाई, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि क्यू की बात चल रही है इसलिए क्यू का मार्क प्राइस देख रहा हूँ। क्यू का मार्क प्राइस मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है, वो है 10,000 रुपये। मतलब क्यू जो आर्टिकल है उस पर 10,000 रुपये की एमआरपी छपी हुई है, ठीक है। माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन फिर से मार्क प्राइस वही 10,000 रुपये इंटू 100 देन यूज परसेंटेज। ये वाले डब्बे को सॉल्व करने से मुझे आंसर पता चल जाएगा। लेकिन इस वाले डब्बे में एक चीज अननोन है, वो है सेलिंग प्राइस। अगर किसी तरीके से मैं सेलिंग प्राइस जुगाड़ करके ले आया ना आपके लिए, तो मेरे को डिस्काउंट परसेंटेज ऑन क्यू पता चलने वाला है, मतलब काम बनने वाला है। आ रहे हो पकड़ में? तो सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालेंगे भाई, चलो जरा उसको निकाल कर आते हैं। सेलिंग प्राइस का फंडा होता है, सेलिंग प्राइस का फंडा होता है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस पी अपॉन 100, जहाँ पर पी क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है। पता है मैंने क्या किया है, ये जो फंडा इन्होंने जो गिवन किया ना ये वाला, इसी फंडे को मैनिपुलेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि मेरे को सेलिंग प्राइस मिल सके सेलिंग प्राइस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो क्योंकि मेरे को सेलिंग प्राइस, अब देखो भाई सब कुछ क्यू पर बात चल रहा है तो सेलिंग प्राइस ऑन क्यू ही तो निकालूंगा ना। मतलब यहाँ पर कॉस्ट भी क्यू का चाहिए और प्रॉफिट परसेंटेज भी क्यू का चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्यू का तो टेबल में ही गिवन था, लगा दो भाई यहाँ पर। जैसे मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो कैसा मिलता है, ये हो जाएगा 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 25 अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस मेरे को पता नहीं, बस वो जुगाड़ करके लाना है कहीं से, वो भी मैं कर लूँगा। कैसे करेंगे सर आप, मेरे को पी का कॉस्ट पता है 5400 और मेरे को कॉस्ट प्राइस ऑफ पी एंड क्यू भी पता है 3:4। मतलब अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस ऑफ पी जानना हो, अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस ऑफ पी जानना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, पी के लिए डेटा क्या मिला 3। इसके पहले क्वेश्चन मैंने रेशियो ब्रेक करना सिखाया था, 3/3 + 4 ऑफ टोटल कॉस्ट। एग्री करते हो आप, ये होगा कंफर्टेबल है बोलो। और मेरे को कॉस्ट ऑफ पी टेबल में गिवन है, कॉस्ट ऑफ पी में वो कितना गिवन है भाई, कॉस्ट ऑफ पी में वो गिवन है 5400। यहाँ पर मैं पुट करूंगा तो यहाँ पर लगा रहा हूँ भाई 5400 इज इक्वल टू 3/7 इंटू एक्स, टोटल कॉस्ट को एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। जैसे इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये जाएगा 18 जा, तो यहाँ पर मेरे पास होने वाला है एक्स की वैल्यू आने वाली है 1800 इंटू 7। कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। 1800 इंटू 7 आएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू। अब एक्स क्या है, एक्स है टोटल कॉस्ट, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था, मुझे यहाँ पर ना क्यू का कॉस्ट चाहिए। तो अगर टोटल कॉस्ट में अगर आपको क्यू का कॉस्ट जानना है तो आप कैसे निकाल सकते हो भाई, जरा इतना से इस वाली चीज को सीखो। टोटल कॉस्ट में अगर मेरे को क्यू का कॉस्ट निकालना है ना, मैं कैसे सीखूंगा, कैसे निकालूंगा, जैसे पी का कॉस्ट निकाले थे वैसे क्यू का कॉस्ट निकालोगे। पी के लिए डेटा था 3 लेकिन क्यू के लिए डेटा क्या है 4, तो कैसे दिखेगा वो 4/3 + 4 मतलब 4/7 ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना निकाला मैंने 1800 इंटू 7। ये जो रेड कलर का जो लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने क्यू का कॉस्ट। होपफुली आप समझ गए होगे, पता चला कैसा हुआ। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ, जैसे मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 4/7 इंटू 1800 इंटू 7 इज इक्वल टू, और ये इसको कैंसल आउट करूंगा तो 1 टाइम 4 टाइम ये आ जाएगा 5/4। एग्री करते हैं अपन लोग, ये आ जाएगा 5/4, ये इंटू है दरअसल। ऐसा, ठीक है। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ कटिंग वटिंग करनी है और कुछ काम नहीं है। देखो 7 से 7 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, सिर्फ 18 इंटू 5 बच गया। 18 इंटू 5 करूंगा तो आ जाएगा 9000। तो ये क्या मिला भाई आपको, ये मिला आपको सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू। आई होपफुली आपको ये वाला डब्बा समझ में आ गया होगा। ये आपको मिल गया सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू। एग्री करते हैं हम लोग। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को सेलिंग प्राइस का डेटा मिल चुका है, उठा के सिर्फ वहाँ पर पुट करना है। उस सेलिंग प्राइस वाले डब्बे की जगह पर मुझे लिखना है क्यू का सेलिंग प्राइस, और उसकी जो वैल्यू है वो मैंने अभी भी निकाली, वो है 9000। एग्री करते हैं अपन लोग, ये ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो कैसा बनता है वो, जैसे मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो वो बनेगा
10,000 माइनस 9,000 1,000, 1,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 देन यूज परसेंटेज, मतलब कि 10%। तो ये मिल गया डिस्काउंट परसेंटेज ऑन क्यू, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब ना क्वेश्चन की लेंथ को देख के परेशान मत होना। दरअसल मैंने क्या किया बच्चे लोग, आपको समझाने के लिए ना दरअसल समय लिया, ताकि आप ना आराम से रिलैक्स होकर ना आइडिया समझ सको। इतना सारा मेरे को अगर पेपर में सॉल्व करना होता तो मैं लिखता नहीं, और अगर मैं नहीं लिखता तो मेरा समय बचता, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता। लेकिन मेरे को आपको समझाना है ना, सो दैट आई टुक टाइम। एक एक छोटी छोटी चीज़ मैंने लिख कर बताई। मैं तो नहीं लिखता पेपर में डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मैं तो नहीं लिखता पेपर में SP इज इक्वल टू CP 1 + P अपॉन 100। क्यों लिखे सर आप? अभी आपको समझाना था इसलिए। तो जो मैंने समय लिया ना, वो आपको समझाने के लिए लिया है। तो समझाने में समय लगता है, सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। अगर चीज़ें समझ में आती हो तो इत्मीनान से ना इस वाले वीडियो को, अगर ये सॉल्यूशन समझ नहीं आया तो उसको 2 बार देखना। आराम से रिलैक्स होकर पूरा एंड तक देखो। 1 बार नहीं आया तो 2 बार देखो, 2 बार नहीं आया तो 3 बार देखो। लेकिन ना DI में ना 2021 का एकदम प्रीवियस ईयर का CS ब्रांच का क्वेश्चन था ये। तो DI में ना एक आइडिया ले लो इस वाले वीडियो से कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में मिलने वाले हैं, और फिर उसके बाद में पढ़ाई करना स्टार्ट करो। तो आपको समझ में आएगा कि ना आपको किस लेवल पर बने रहना है। एकदम कुछ भी नहीं पढ़ लेना है, जो पेपर में पूछा जा रहा है वो पढ़ना है। ये पूछा जाता है पेपर में, ये पढ़ना है आपको। आ गई बात पकड़ में। तो मैंने ना क्या किया कि DI के ना कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन आपसे शेयर किए जो प्रीवियस ईयर गेट एग्जाम में पूछे गए थे। मैं बहुत सारे इसी तरह के खूब सारे नए नए क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। ये वीडियो अगर आपको कहीं भी एक बार भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ऐसा लगे कि इससे किसी और का भी भला हो सकता है तो शेयर कर देना। जल्दी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, बने रहिएगा।